हाँ जी देवियों सज्जनों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आपके? स्वागत है आपका महाभूत एकेडमी के ऊपर। मैं हूं अभिषेक और हमारा आज करने वाले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोगों में से एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन 99% का गलत हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? तीन चार चीज़ें हैं। कभी तो इसमें पुराना था, फिर इसके बाद नया आयोग बना दिया, पुराने वाले को खारिज कर दिया, नया कब बना था, इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये क्वेश्चन आ दिए जाते हैं। और ये ईजी सही होता है वैसे तो, पर कॉम्प्लेक्स हो तो अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की। किसकी? नीति आयोग की। क्या होता है नीति आयोग, देखना है ना। जो हमारा नीति आयोग होता है, इसकी फुल फॉर्म मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कि हमारे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो केंद्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है। वही तो मतलब हुआ इसका कि केंद्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है जो हमारे ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया हमारे देश को। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, नीति आयोग शुरू से नीति आयोग नहीं था। तो पहले क्या था साहब? पहले यहां पर हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन। क्या हुआ करती थी? बोलो। प्लानिंग कमीशन। ठीक है। आपका ये वाला टॉपिक जो आयोगों वाला है, ये आपके राजस्थान एसआई के लिए, ईओआरओ के लिए और आपका जो आने वाले पेपर आरएएस है सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन पॉलिटी में आए ना आए, आयोगों से जरूर ही क्वेश्चन आता है। तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। देखो भाई, एक तारीख आई हमारे पास, जिस तारीख का नाम था 15 मार्च 1950। क्या था? 15 मार्च 1950। इस 15 मार्च 1950 को हमने क्या किया, हमारा जो ये प्लानिंग कमीशन था इसको एस्टेब्लिश कर दिया। इस प्लानिंग कमीशन को हमने बना दिया। ठीक है। अब ये जो 15 नवंबर 1950 में बना था, ये कोई संवैधानिक तो था नहीं। तो कैसे बना? ये कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऑर्डर से बना था। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्रियल ऑर्डर से इसको बनाया गया था। इसके अंदर कुछ अभी नहीं था, ना तो स्टैच्यूट था ना ये संवैधानिक था, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऑर्डर थे। ठीक है, इसको हम एक और नाम से कहते हैं, कार्यपालिका ऑर्डर से बना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको बनाया गया है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई, जो हमारी प्लानिंग कमीशन है वो बनाई कब गई थी? तो 15 मार्च 1950 को। और कैसे? कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऑर्डर से, यानी कि कार्यपालिका ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको बनाया गया था। ठीक है, चलो। लेकिन ये बात इनके दिमाग में नहीं आई थी। तो भाई साहब, ये दिमाग में लाई गई थी। एक व्यक्ति हुआ करते थे हमारे, केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। उन केसी नियोगी की एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसको हमने केसी नियोगी कमेटी कहना शुरू कर दिया। उस केसी नियोगी कमेटी जो कि 1946 में बनी थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इन्होंने क्या दी? रिकमेंडेशन दी। इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी कि भाई साहब आप एक काम करो, आप ना यार एक संस्था बनाओ, प्लानिंग कमीशन, जो हमारे राजस्थान, इंडिया के अंदर, देश के अंदर, केंद्र के अंदर जो भी स्कीम आ रही है, उन स्कीम को अच्छे से वो प्लान कर पाए, हमारे देश की प्लानिंग करने के लिए अच्छे से योजना निकाल पाए और हमारा भला हो। बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का। और ये बात कही किसने? केसी नियोगी जी ने। ठीक है जी, चलो। ये तो मैंने आपको शुरू होने से पहले ही बता दिया कि गैर संवैधानिक है ये। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी। संविधान में कहीं पर भी प्लानिंग कमीशन का कोई उल्लेख नहीं है, और ना ही प्लानिंग कमीशन संविधान में किसी भी तरीके से कोई पावर उठाता है। चलो, लेकिन ये चल कितना पाई? ये भाई साहब चल पाई थोड़ा सा टाइम, जिस थोड़े से टाइम को हम कहते हैं 74 साल। 50 में बनी थी, 20 ये अपने 2014 में गई है, 64 साल। ठीक है, चलो। तो इसको डिसॉल्व, यानी कि भंग कब कर दिया गया? तो भाई साहब हमारी प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया 13 अगस्त 2014 को। यानी कि 15 मार्च 1950 से लेके 15 मार्च 1950 से लेके 13 अगस्त 2014 तक हमारी क्या चली है? प्लानिंग कमीशन चली है। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन हमने इसको डिसॉल्व किया क्यों? ये तो सवाल रह गया। ये डिसॉल्व इसलिए किया क्योंकि हमें एक नई संस्था को प्रारंभ करना था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जो कि हमने कर दी थी, बना दी थी। चल सकते हैं आगे? चलो भाई आ जाओ। अब देखना है ना, हमने ये देखना है कि हमने प्लानिंग कमीशन को 13 अगस्त 2014 को तो हमने हटा दिया। ठीक है, काम क्या करती थी? जो भी राज्य के इंस्टीट्यूट्स है वो इफेक्टिवली कैसे काम कर सकते हैं, या फिर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कैसे मिल सकती है, वो काम की बात नहीं है। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है हमारे? हमें तो वहाँ से पढ़ना ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर। क्या भैया प्लानिंग कमीशन का जरा एक बार स्ट्रक्चर समझा दो यार, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। देखो भाई, हर आयोग के एक चेयरपर्सन होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, एक यहां पर होंगे वीसी, वाइस चेयर। ठीक है, 3 यहां पर होंगे पार्ट टाइम मेंबर, जो फुल टाइम मेंबर नहीं होते उसी को पार्ट टाइम मेंबर कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो 3 होंगे वो होंगे हमारे फुल टाइम मेंबर।
बस ये स्ट्रक्चर था हमारे किसका, प्लानिंग कमीशन का। मैं दोबारा बताता हूं कि एक तो होंगे हमारे चेयरमैन, और दूसरे होंगे हमारे वीसी, और तीसरे होंगे हमारे पार्ट टाइम मेंबर, और चौथे होंगे हमारे फुल टाइम मेंबर। तो ये पार्ट टाइम, फुल टाइम, चेयरमैन और वीसी सबको मिला के ही हमारा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है नीति आयोग का। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और वीसी कितना होता है, तो वीसी भाई साहब एक ही होता है, जैसे कि हमारे एक प्रधानमंत्री होते हैं, समझ गए। तो एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 पार्ट टाइम मेंबर, 3 फुल टाइम मेंबर। बनी कब थी, 15 मार्च 1950 को डिसॉल्व कब कर दी थी, तो 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014 को इसमें जो इसका स्ट्रक्चर था, उसमें चेयरमैन तो प्रधानमंत्री, फिर वाइस चेयर, 3 पार्ट टाइम, 3 फुल टाइम, ठीक है। तो 15 मार्च 1950 से लेकर 13 अगस्त 2014 तक चली थी, पूरे 64 ईयर्स चली थी, ठीक है। चलो, अब इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि हमारे देश के जितने भी संस्थाएं हैं, हमारी देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, वह सही तरीके से कार्य करें, बस। ये कभी मेंस में आपसे पूछ लो, लाइन लिखना अच्छा लगेगा उनको भी, ठीक है। सही तरीके से कार्य करें। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं जो फटाफट एक्शन ले रहे, तो क्या थी, ये रिकमेंडरी यूनिट थी, यानी कि प्लानिंग कमीशन सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी, डायरेक्ट एक्शन लेने की पावर नहीं थी, ठीक है। और कंप्लीटली सेंट्रलाइज थी। स्टेट का इसके अंदर क्या है मुझे बताओ भाई, एक इतनी बड़ी संस्था बना दी जो पूरे देश की स्कीमों को ध्यान रखेगी और कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है। चेयरमैन कहाँ के होंगे, सेंटर के। वाइस चेयर कहाँ के होंगे, सेंटर के। 3 पार्ट टाइम मेंबर कहाँ के होंगे, सेंटर के। 3 फुल टाइम मेंबर कहाँ होंगे, सेंटर के। तो सेंट्रलाइज थी कंप्लीटली, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने 13 अगस्त 2014 को हमारे नीति आयोग को हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है। अब जब नीति आयोग को क्या, प्लानिंग कमीशन को हमने यहां पर खत्म कर दिया। कब कर दिया, 13 अगस्त 2014 को। अब 13 अगस्त के बाद जैसे तैसे हमारा करते कराते साल निकला, बड़ी मुश्किल से हमने आगे पीछे करके साल को निकाला, और निकालते निकालते 2015 आ गया। 2015 आने के बाद तो हमने फिर वेट किया ही नहीं। तो 2015 1 जनवरी को हमने स्थापना किसकी कर दी, नीति आयोग की, नीति कमीशन की, नेशनल। दोबारा बता देते हैं आपको, क्योंकि यही 2-3 बार पूछ ली गई है इसकी डेफिनेशन ही। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसको नीति आयोग। 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन गई, फिर हमने नहीं रुके, पूरा साल खत्म किया, और साल खत्म होते ही 1 जनवरी को हमने स्थापना कर दी, ठीक है। कायदे की बात, यह भी गैर संवैधानिक है। संविधान में नीति आयोग का कोई उल्लेख नहीं है, जैसे प्लानिंग कमीशन का उल्लेख नहीं था। बिल्कुल भाई साहब गैर संवैधानिक है, क्या कह सकते हैं, ठीक है। और ये भी वैसे ही बनी है जैसे प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, किसका, कैबिनेट का। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैबिनेट का पास हुआ, तो कैबिनेट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होने के बाद स्थापना कर दी। क्या कर दी, स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, नीति आयोग की। इससे बेस्ट क्या था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। जब भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई काम किया जाता है तो वो गैर संवैधानिक होता है। संविधान में आने से मतलब ये है कि संविधान से इनको शक्तियां नहीं मिल रही है, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। एक आपको ना नीति आयोग से रिलेटेड कुछ एक बातें याद रखने की, उसको थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, थिंक टैंक। सीधा सीधा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द थिंक टैंक ऑफ द इंडिया। तो भाई साहब हमारा नीति आयोग। कोई थिंक टैंक हो, चाहे वो पॉलिटिकल और राजनीतिक थिंक टैंक भी हमारा कौन सा है, नीति आयोग है। और टेक्निकल थिंक टैंक भी हमारा कौन सा है, वो भी हमारा नीति आयोग है। तो आपसे सिंपल सवाल कि निम्नलिखित में से किसको पॉलिटिकल और एनालिटिकल थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, नीति आयोग, ठीक है। चल सकते हैं, चलो। इसमें से भी क्वेश्चन जहां से आपके फूड के छाती के ऊपर पड़ेगा वो एक ही जगह है भैया। मेरे को यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे को भयंकर डर लगता है, वो है स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के लिए आपको यह याद रखना है कि हमारा जो नीति आयोग का स्ट्रक्चर है वो 5 लेयर का स्ट्रक्चर है। क्या है, 5 लेयर्स होती है इसके अंदर। क्या होती है, 5 लेयर। यानी कि पहले लेयर ए आएगी, फिर लेयर बी आएगी, फिर लेयर सी आएगी, फिर लेयर डी आएगी, और फिर लेयर ई आएगी। हमने प्लानिंग कमीशन में पढ़ा था, एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, 3 पार्ट टाइम होंगे, 3 फुल टाइम होंगे। 15 मार्च 1950 को चली आई थी, 13 अगस्त 2014 को हटा दी थी, फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दी। ये भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कार्यपालिक आदेश से ही जारी हुई है, गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और थिंक टैंक के नाम से जानी जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत, 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं अपने ना, 1 सेकंड बस है। सॉरी गाइस,
छोटा सा काम था मेरे को, चले शुरू करें वापस, आ जाओ। तो भाई इसका स्ट्रक्चर 5 लेयर का होता है, किसका? नीति आयोग का। देखो सबसे ऊपर तो एक ही व्यक्ति बैठेंगे हमारे, जो कि कौन है? हमारे चेयरपर्सन। कोई भी आयोग का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? वहाँ का चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। तो यहाँ के भी चेयरपर्सन वही होंगे जो हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के ऑनरेबल प्रधानमंत्री, ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री। चलो फिर नीति आयोग में ना गवर्निंग काउंसिल आई थी। आप थोड़ा ध्यान से कोशिश करना कि अपने चक्षु सारे खोल लो, क्योंकि काम खराब हो गया तो फिर मुझे मत कहना। गवर्निंग काउंसिल आई थी। अब इसमें क्या आता है देखो, एक तो भाई आएंगे सारे मुख्यमंत्री। एक तो कौन आएंगे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसके होते हैं भाई साहब? राज्य के होते हैं। मुख्यमंत्री किसके होते हैं? राज्य के होते हैं, पता ही होगा आपको। चलो मुख्यमंत्री के बाद यहां पर जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो आएंगे सारे, प्लस हमारे गवर्नर आएंगे, ठीक है, ऑफ ऑल स्टेट्स। तो यानी कि हमारे जितने भी राज्य हैं सबके मुख्यमंत्री, जहां पर एलजी बैठ रहे हैं वहां से एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि दिल्ली वगैरह यूटी जो होगी हमारे, प्लस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर होंगे? गवर्निंग काउंसिल के अंदर आएंगे, ठीक है। स्टेट के साथ साथ यूटीज के भी, क्योंकि यूटी के ही होते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? गवर्निंग काउंसिल। तो आप मुझे बताओ गवर्निंग काउंसिल में कौन व्यक्ति हो सकता है? तो वैसा गवर्निंग काउंसिल में एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं सारे राज्यों के गवर्नर हो सकते हैं, और जिन जिन राज्यों में यूटी बनी, जिन जिन यूटीज के अंदर एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठ रहे हैं, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गवर्निंग काउंसिल का पार्ट होते हैं। एक इसके अंदर काउंसिल आती है रीजनल काउंसिल। जैसे गवर्निंग थी तो दूसरी रीजनल होगी। अब रीजनल के अंदर कौन होता है? आओ देखते हैं भाई। तो भाई रीजनल के अंदर होंगे हमारे, पहली बात तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के स्टेट के मुख्यमंत्री, जितने भी स्टेट है सबके मुख्यमंत्री हमारे रीजनल काउंसिल में आके बैठेंगे, ठीक है। प्लस जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे, ठीक है, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के, वो भी इसके अंदर भाग लेंगे, ठीक है। चलो इस रीजनल काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा? इनका चेयरपर्सन अलग से चुना जाता है। एक चेयरपर्सन तो हो गया नीति आयोग का, एक चेयरपर्सन हो गया इस रीजनल काउंसिल का। इस रीजनल काउंसिल के चेयरमैन हमेशा या तो प्रधानमंत्री लेते हैं या फिर उनका नॉमिनी, या तो प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर उनका नॉमिनी इनका चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब रीजनल काउंसिल क्यों कहते हैं? यह है ऐसे एरिया को टारगेट करती है जहां की समस्या ये ऐसे एरिया को टारगेट करती है जहां की समस्या एक राज्य से ज्यादा बड़ी है, एक राज्य से ज्यादा बड़ी है। अब जहां की समस्या एक राज्य से ज्यादा बड़ी है वहां की समस्या को टारगेट करती है कौन? हमारी नीति आयोग की कौन सी काउंसिल? रीजनल काउंसिल, ठीक है। तो 3 लेयर होगी। अगली लेयर पे चलते हैं। अगली लेयर क्या कहती है भाई? तो अगली लेयर हमारी इसमें कहती है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली बुलाए जाते हैं। क्यों? अब मुझे बताओ कि अगर मैं किसी को स्पेशल बुलाऊंगा, तो वो स्पेशल आने वाला व्यक्ति कुछ स्पेशल काम के लिए तो आएगा, बिल्कुल भाई साहब। तो अगर आपको किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ रही है, अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ रही है किसी मैटर को जांच करने के लिए, मान लो कोरोना आ गया था, तो कोरोना एक ऐसी फील्ड है सबको जानकारी थोड़ी है यार, मेडिकल बंदा चाहिए ना अपने को, नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए साहब। तो मेडिकल बंदे के लिए हमने क्या किया? कोई एक्सपर्ट बुलाया होगा, उसमें स्पेशल इन्वाइटीज बैठे होंगे जाके, ठीक है। उसमें प्रैक्टिशनर वगैरह कोई मान लो बढ़िया वकील है, कोई बढ़िया डॉक्टर है, कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है किसी फील्ड का। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबको नॉमिनेट एक ही व्यक्ति करेंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री। इनको नॉमिनेट कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री इनको नॉमिनेट करेंगे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। या तो कोई दिक्कत आ गई कि नहीं आई? नहीं आई होगी। पहली बात तो मैं दोबारा बता देता हूं, हमारे जो नीति आयोग का स्ट्रक्चर होता है वो 5 स्तरीय स्ट्रक्चर होता है। पहले आता है चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद इनकी गवर्निंग काउंसिल में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, प्लस गवर्नर होंगे, ठीक है। रीजनल काउंसिल में ध्यान रखना गवर्नर नहीं होते हैं। रीजनल काउंसिल में गवर्नर नहीं होते हैं। रीजनल काउंसिल में गवर्नर साहब नहीं होते ना, रीजनल काउंसिल में गवर्नर नहीं होते। रीजनल काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं, सीएम प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद चेयरपर्सन या तो प्रधानमंत्री होंगे या उनके नॉमिनी होंगे। ये उन एरियो को टारगेट करती है जाके समस्या एक क्षेत्र से बड़ी है। फिर हमारे स्पेशल इन्वाइटीज, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट वगैरह, प्रैक्टिशनर, वकील, डॉक्टर बुला सकते हो। लास्ट में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा एक पूरा इसका फ्रेमवर्क क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है।
अगर आपसे स्पेशल इन्वाइटी पूछ ले, अगर आपसे सीधा सीधा यूं पूछ ले स्ट्रक्चर कितनी लेयर का होता है, 5 लेयर का, फिर आपसे पूछ ले कि चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन ऐसे कौन होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलो सबसे पहले तो फ्रेमवर्क के अंदर हम देखेंगे एक व्यक्ति को जिनका नाम होता है चेयरमैन। तो चेयरपर्सन तो हमेशा एक ही व्यक्ति रहेंगे, वो कभी साइड हो ही नहीं सकते, वो आपको ही पता है, ठीक है। दूसरे इनके नीचे जस्ट इनके नीचे आते हैं डिप्टी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन फिर डिप्टी चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन के बाद हमारे फुल टाइम मेंबर, ठीक है। फुल टाइम के बाद हमारे पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। पार्ट टाइम के बाद कुछ मेंबर्स हमारे होते हैं जो एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी ऑलरेडी उनके पास एक ऑफिस है पर यहां भी काम कर रहे हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर के बाद आ जाता है हमारा कौन सा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत बड़ा पद होता है भाई, लगभग यूं समझ लो कि सारे काम यही व्यक्ति संभालते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अब हमें देखने हैं कि कौन कौन क्या क्या होता है, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है कि ऐसे जनरली काम करती है हमारी नीति आयोग, ठीक है। तो भैया चेयरपर्सन तो आपको पता है कौन होंगे, ठीक है। और ये पीएम द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति होगा हमारा कौन, डिप्टी चेयर। तो चेयरपर्सन तो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन डिप्टी चेयर कौन होगा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो नॉमिनेटेड व्यक्ति होगा वो हमारा डिप्टी चेयर होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे फुल टाइम मेंबर। देखो आपको पता है हमारे अगर मिनिस्टर होते हैं तो 2-3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं, एक तो होता है कैबिनेट का मिनिस्टर, एक होता है स्टेट का मिनिस्टर, एक होता है डिप्टी मिनिस्टर, पता होगा ना आपको। तो यहां पर लिखा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक वाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक वाला, जिस भी व्यक्ति के पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक है उस व्यक्ति को आप फुल टाइम मेंबर बना सकते हो, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। चलो पार्ट टाइम मेंबर। अब पार्ट टाइम मेंबर हमारे पास भाई साहब 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 में से एक मेंबर तो एक जगह से आता है, एक मेंबर एक जगह से आता है। 2 में से एक मेंबर तो आएगा किसी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और एक मेंबर आएगा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं ना जो रिसर्च वगैरह करते हैं, एक मेंबर वहां से आएगा। तो एक तो आएगा रिसर्च इंस्टीट्यूट से, एक आएगा यूनिवर्सिटी से, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलो, अब आते हैं हमारे एक्स ऑफिशियो जिन्होंने पहले से कोई पद हो रखा है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखनी है बस मैक्सिमम 4 होते हैं, एक्स ऑफिशियो मैक्सिमम कितने होंगे, 4 होंगे। और इनको 4 को भी कौन नॉमिनेट करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसमें आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीईओ ऑफ नीति आयोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये ध्यान रखना आपको। तो भैया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बिल्कुल उनको अपॉइंट तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, इनको अपॉइंट तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किसको कर सकते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नीति आयोग का सीईओ बनने के लिए एलिजिबल है। तो भाई साहब एक व्यक्ति जो सेक्रेटरी रैंक आईएएस है, एक व्यक्ति जो सेक्रेटरी रैंक का आईएएस है, उस व्यक्ति को नीति आयोग का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जा सकता है, जिसका एक बकायदा प्रॉपर फिक्स्ड टेन्योर होता है, जिसका एक बकायदा प्रॉपर फिक्स्ड टेन्योर होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, अगर सिंपल सवाल याद आता है कि हमारे कितने लेयर का फ्रेमवर्क है हमारे यहाँ पर नीति आयोग के अंदर, तो भाई साहब 5 लेयर का, चेयरपर्सन, रीजनल काउंसिल, उसके बाद गवर्निंग काउंसिल, फिर उसके बाद स्पेशल इन्वाइटी और उसके बाद हमारा फ्रेमवर्क। चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं, गवर्निंग काउंसिल में सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर प्लस हमारे मुख्यमंत्री सभी आएंगे, लेकिन रीजनल काउंसिल में सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री आते हैं, गवर्नर नहीं आते। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री उनके नॉमिनी होंगे, स्पेशल किसी व्यक्ति को स्पेशल उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फ्रेमवर्क में सबसे ऊपर आते हैं हमारे चेयरपर्सन, फिर डिप्टी चेयरपर्सन, फिर पार्ट टाइम, फिर फुल टाइम और फिर हमारे कौन एक्स ऑफिशियो, फिर सीईओ, ठीक है। तो चेयरपर्सन हमारे प्रधानमंत्री, डिप्टी चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रधानमंत्री, ठीक है। फुल टाइम मेंबर जो होगा वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, पार्ट टाइम मेंबर जो होगा वो यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से आएगा। उसके बाद आता है हमारा एक्स ऑफिशियो, तो जो कि कौन हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रधानमंत्री। और लास्ट में सीईओ जो कि सेक्रेटरी के रैंक के होने चाहिए। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी, चल सकते हैं आगे। चलिए पक्का चलूं, खा जाओ कसम, मम्मी कसम है तुम्हें, चलो मम्मी कसम खा ले तो सही खाई होगी, आ जाओ। अब हमारे ना कुछ एक स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं, कुछ एक स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं, किसके, हमारे नीति आयोग के। उनमें से पहले विंग का नाम होता है रिसर्च विंग, जिसका काम रिसर्च करना ही होता है कि क्या चल रहा है, किस किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। चलो अब इस रिसर्च विंग के अंदर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे इस रिसर्च विंग के अंदर, समझ गए। चलो
दूसरा विंग वो होता है जो कंसल्टेंसी का काम करता है, कंसल्ट करने का काम करता है कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं और किसी को कोई सहायता चाहिए तो कैसे हम प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा विंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विंग है, इसको कहते हैं टीम इंडिया विंग, है ना, टीम इंडिया विंग। क्योंकि अगर आपने नहीं पता तो और आपको क्वेश्चन आएगा उसमें 3 विंग के नाम देगा और आपको बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्पेशलिस्ट विंग नहीं है, नीति आयोग का रिसर्च होगा, कंसल्टेंसी होगा, उसके बाद गवर्निंग विंग होगा और टीम इंडिया विंग होगा। आप क्या है, टीम इंडिया विंग थोड़ी होता है, तो भाई साहब एक टीम इंडिया विंग भी होता है इसका, ठीक है। चलो अब इसमें टीम इंडिया विंग में होते कौन है, इसमें हमारे पूरे राज्य से जितने भी मंत्रालयों से राज्यों से प्रतिनिधित्व हैं वो यहां पर आते हैं। सारे रिप्रेजेंटेटिव्स कहां से आते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स कहां से आते हैं, ऑफ एवरी स्टेट, हर राज्य का रिप्रेजेंटेटिव आएगा इसके अंदर, प्लस एवरी मिनिस्ट्री, जो भी मंत्रालय है उसका भी इसके अंदर क्या आएगा, रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसी को हम टीम इंडिया विंग कह रहे हैं। तो कितने विंग होते हैं हमारे भाई साहब, एक तो रिसर्च विंग होता है, एक तो रिसर्च विंग होता है, फिर एक हमारे कंसल्टेंसी करने का विंग होता है, फिर एक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टीम इंडिया का विंग होता है। चल सकते हैं आगे, पक्का, श्योर, चलिए। तो भैया अब अपनों ने पढ़ लिया सारा पूरा का पूरा। अब मैं आपको कुछ एक फैक्ट दे देता हूं, ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, बाद में मुद्दे मत कहना ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पहले सीईओ पता होने चाहिए इसके। तो हमारे नीति आयोग के पहले सीईओ बने थे सिंधु श्री खुल्लर साहब, सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पहले वाइस चेयर कौन बने थे, वाइस चेयर कौन होता है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है और जो कि किसके द्वारा नॉमिनेटेड होता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अरविंद पनगड़िया जी, अरविंद। अब आप मुझे बताना अरविंद पनगड़िया जी क्यों फेमस हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ पर इनका नाम चल रहा है, मेरे को कमेंट में मेंशन जरूर करना, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे दूसरे सीईओ, दूसरी बार सीईओ किसको बनाया गया, तो दूसरी बार सीईओ बनाया गया भाई साहब अमिताभ कांत जी को, अमिताभ कांत जी को। और दूसरे वाइस चेयर किसको बनाया गया, तो भाई साहब दूसरे वाइस चेयर बनाया गया डॉक्टर राजीव कुमार जी को, डॉक्टर राजीव कुमार जी को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अभी हमारे तीसरे और करंट सीईओ कौन है हमारे, तो भाई साहब वो है हमारे बीवीआर सुब्रमण्यम, सॉरी बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हमारे क्या है, करंट हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं हमारे। और करंट हमारे जो वाइस चेयर है, करंट हमारे जो वाइस चेयर है उनका नाम है सुमन बेरी जी। क्या नाम है, सुमन बेरी, ठीक है। चलो समझ गए। और चेयरपर्सन तो आपको पता ही हमेशा कौन होता है, चेयरपर्सन तो आपको पता ही हमेशा कौन होगा, तो चेयरपर्सन हो गए भारत के प्रधानमंत्री। डन, पक्का। चलो एक बार इसका क्विक रिवीजन करा दूं, आ जाओ। देखो भाई हमने क्या पढ़ना है, नीति आयोग से कराता हूं, प्लानिंग कमीशन को छोड़ो। देखो नीति आयोग बन गया हमारा, जो कि 2015 के अंदर साल जैसे खत्म हुआ, 1 जनवरी को हमने बना दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया था, गैर संवैधानिक होता है ये, यहां तक कोई दिक्कत। इसको पॉलिटिकल और टेक्निकल थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। 5 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो चेयरपर्सन, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल के अंदर हमारे सारे आएंगे, जिसके अंदर मुख्यमंत्री आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे, प्लस गवर्नर भी आएंगे। रीजनल काउंसिल के अंदर गवर्नर नहीं आते हैं, उसके अंदर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री आते हैं और ये एरिया को कवर करते हैं जो कि एक से ज्यादा राज्यों को प्रभावित कर रही है। स्पेशल इन्वाइटीज आते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क सबसे ऊपर आता है चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री, डिप्टी चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रधानमंत्री, फुल टाइम मेंबर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का हो, पार्ट टाइम मेंबर यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो कि मैक्सिमम 4 मंच नॉमिनेटेड बाय प्रधानमंत्री, और सीईओ जो कि हमारे कौन है, अभी करंट सीईओ कौन है हमारे, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब जो हमारे हैं, जो कि सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी यहां पर होने चाहिए। स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं हमारे 3 तरह के, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग और टीम इंडिया विंग। पहले सीईओ कौन बने थे हमारे, सिंधु श्री जी, ठीक है, कौन बने थे, सिंधु श्री। दूसरे सीईओ अमिताभ कांत, तीसरे सीईओ सुमन बेरी। पहले वाइस चेयर अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव और तीसरे अभी कौन है, सुमन बेरी जी। और तीसरे अभी सीईओ कौन है हमारे, बीवीआर सुब्रमण्यम। चेयरपर्सन हमेशा कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री। यहां तक कोई डन, दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे और लगे तो प्लीज मुझे बताना, कमेंट में मेंशन कर देना, अपने इसको सोल्व कर देंगे सारी समस्या को। ओके, थैंक यू।